आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। नमो बुद्धाय। मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और मैं धनबाद झारखंड से हूँ और वर्तमान में पूरे भारत की यात्रा पे निकला हुआ हूँ और इसी क्रम में नेपाल बॉर्डर से मेरी यात्रा शुरुआत हुई और आज मैं यहाँ पे आप सभी के गांव में उपस्थित हूँ इस देशना के कार्यक्रम में। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। कैसे हैं आप सभी? बोलिए तो सही, कैसे हैं आप सभी? पहली बार मिल रहे हैं क्या किसी भिक्षु से? आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, कैसे हैं आप सभी? देशना शुरुआत करने से पहले मैं ये बातें बता दूं आप सभी को कि सिर्फ मैं यहाँ पे अपनी बातें रखने के लिए नहीं आया हूँ, आप सभी से बात करने आया हूँ। तो बीच में हो सकता है बीच बीच में मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से पूछूं और आशा करूँगा कि आप लोग मेरे सवालों के जवाब देंगे। और कोई स्कूल और यूनिवर्सिटी के सवाल तो पूछने वाला नहीं हूँ, आसान ही होंगे और आपके घरेलू ही होंगे। तो इसीलिए आप उन जवाबों को दीजिएगा, क्योंकि जब तक देंगे नहीं तब तक ये देशना पूरी तरीके से संपन्न नहीं होगी। और इसका कारण पूछने का ये है कि इसका दोषी भी जनता नहीं, समाज नहीं है, हम स्वयं हैं। लगातार आज लगभग 2.5 महीने और 3 महीने होने जा रहे हैं। 14 जुलाई को 3 महीने हो जाएंगे। गांव-गांव जब मैं घूम रहा हूँ, पीछे तक आवाज आ रही है, तो लगातार लोग मुझे बाबा बुलाते हैं। इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने अभी तक भिक्षुओं को देखा नहीं है कि भिक्षु किसे कहते हैं और बाबा किसे कहते हैं। लेकिन एक कॉमन सी चीजें हैं जो लगातार हर जगह पे पूछी जा रही हैं, सामान्य सी चीजें महिलाओं द्वारा कि बाबा थोड़ा हमार हाथ देख ली, चाहे लौंग या चावल देख ली, लड़का के तबीयत खराब बा तो ये देख ली। अधिकतर मुझसे यही सवाल पूछा गया है गाँव में महिलाओं के द्वारा। वहां पे भी मैंने उन सारी महिलाओं से एक सवाल किए थे और आप सबसे भी वो सवाल करने जा रहा हूं कि अगर इस बच्चे का आदत मिट्टी में लौटने की है, बच्चे की आदत मिट्टी में लौटने की है, और अगर आप मुझसे ये कह रही हैं कि इसे साफ सुथरा बना दीजिए, ठीक कर दीजिए, और इसे मैं ले जाऊं और ले जा करके चापाकल पे नहला दूं, इसके कपड़े बदल करके इसे नए कपड़े पहना दूं, 5 मिनट के बाद क्या करेगा ये? हाँ, फिर जाके 5 मिनट बाद 5 मिनट में लौटा जाएगा। तो मैंने वहां पे भी महिलाओं से पूछा था और आपसे भी पूछ रहा हूं कि बच्चे के कपड़े बदलवाने हैं या आचरण में आदत में बदलाव लाना है? हाँ, आप सभी से कपड़े बदलवाने हैं या आदत बदलवाना है? सही है ना? इतनी समझदारी भरी जवाब आप लोगों ने दिया, लेकिन फिर भी यही गलतियां सारे लोग करते हैं कि कपड़े बदलवाने के लिए जाते हैं। कपड़ा बदलवाना किसे मैं कह रहा हूं? जा करके झाड़ फूक करवाना, हाथ दिखवाना, जंतर मंतर पहनना, या फिर जादू टोने पे विश्वास करना कि अगर किसी ने चावल और लौंग दे दिया या कोई चीजें उसने लिख करके दे दी और ताबीज में आपने पहन लिया तो उससे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी।
ये उसी भांति है जिस भांति से मैंने बच्चे को नहला धुला करके साफ किया था। हो सकता है अगर आपने जा करके जंतर मंतर बनवाया, आपने लौंग दिखवा लिया, चावल दिखवा लिया, हाथ दिखवा लिया, अगर उससे पूरी तरीके से आपका परमानेंट इलाज हो जाता, दोबारा जाने की जरूरत पड़ती। लेकिन इंसान दोबारा तिबारा हर सप्ताह महीना महीना में जाते रहता है। इसका मतलब वो वैसा ही है जैसे हम इस बच्चे का कपड़ा बदलवाने के लिए बार बार मेहनत कर रहे थे, वैसा ही है ना। अगर पूरा ही ठीक हो जाता तो फिर कोई बात ही नहीं थी। पूरा तो ठीक होता नहीं है। हो सकता है कि कहीं गए और उस दिन ठीक भी हो गया और 2-3 दिन तक ठीक रहा और उसके बाद फिर से खराब हो गया। तो बात तो वैसा ही है, क्योंकि अभी कपड़े बार बार बदलवा रहे हैं, हमने थोड़ी देर के लिए साफ सुथरा तो करवा लिया, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वो चीजें बिगड़ जाती हैं। जिस तरीके से बच्चे को मैंने कपड़ा पहनाया नहला धुला करके, तो क्या हुआ, फिर से जाकर के गंदा कर लिया अपने आप को। तो मेन चीज है, आपने अपनी मुख्य बातें आपने अपने मुंह से कबूल किया है, और इसीलिए मैं हर गांव में रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने स्वयं से कबूल किया है ना कि कपड़े बदलवाने से कुछ नहीं होगा, आदत बदलवाना है। तो आप बार बार जो वहां पे जा रहे हैं, तो बार बार जाने का मतलब ही है कि बार बार आप कपड़े बदलवाने जा रहे हैं, आदत बदलवाने नहीं जा रहे हैं। अगर आदत बदलवा लेते तो कपड़े बदलवाने की जरूरत बार बार नहीं पड़ती। अगर आचरण में ही बदलाव आ जाता तो बार बार बदलाव करवाने की तो जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हमारे एरिया के ही एक व्यक्ति शराब, बहुत ज्यादा शराब पीते पीते उनकी एक किडनी खराब हो गई। अब वो डॉक्टर के पास गए, उनकी एक किडनी निकाली गई, उनका इलाज चला 3-6 महीने, और फिर जब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए, फिर शराब पीना शुरू कर दी। क्या उनका किडनी बचेगा फिर से? वो क्या कर रहे हैं, इलाज तो करवा रहे हैं, लेकिन आदत में बदलाव। तो आदत में बदलाव करवाने से ही वो ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, ना कि डॉक्टर से इलाज करवा करके। इलाज करवा के ठीक नहीं हो सकते। जब तक वो अपनी आदत में बदलाव नहीं कर दे, तब तक वो ठीक नहीं होने वाले हैं। उसी तरीके से आपको भी अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो आप बार बार उन्हीं चीजों में पड़ते रहेंगे, बार बार आपकी तबीयत खराब होगी, बार बार आपको दुख मिलेंगे, और उन चक्रों में आप पड़ते रहेंगे जब तक आपकी अपनी आदतों में बदलाव नहीं करा लेते हैं, बदलाव नहीं कर लेते हैं। और बात यहाँ पे ये आती है कि लोग अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो दोषारोपण किसी और के ऊपर करना चाहते हैं। जबकि बुद्ध का जो सिद्धांत है, वो पहला सिद्धांत ही यही कहता है कि दुख का कारण तुम स्वयं हो। दुख का कारण तुम स्वयं हो। जैसे मैं कभी बदमाशी करता उनके एज पे, तो मम्मी बोलती कि मेरा बेटा बदमाश नहीं है, मेरा बेटा बुरा नहीं है, वो फलाना का बेटा के चक्कर में पड़ के बिगड़ गया है। मेरा बेटा सही है, फलाने के बेटे ने उसे बिगाड़ दिया है। अब मेरे मोहल्ले में 10 घर, अब 10 घर की महिलाएं, क्योंकि मैं 10 घर में जाता, मोहल्ले के हर घर में खेलते रहता, 10 घर की महिलाएं यही बात कहती कि मेरा बेटा सही है, फलाने के बेटे ने उसे बिगाड़ दिया है। तब से लेकर के आज तक मैं हर एक गांव में, हर एक कार्यक्रम में ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये फलनवा का बेटा है कौन? कोई बता सकता है? आप सभी से फिर से सवाल कर रहा हूं, ये फलनवा का बेटा कौन है जो आपके बच्चों को बिगाड़ रहा है? अब कोई जवाब नहीं देगा। मैंने पहले ही बोला कि मेरे सवालों का जवाब देंगे तो आगे बढ़ूंगा मैं। ये फलनवा का बेटा है कौन? क्योंकि 10 माएं यही कह रही हैं कि मेरा बेटा सही है, फलनवे के बेटे ने बिगाड़ा है, तो ये फलनवा का बेटा है कौन? हाँ ना, सब केहू कहेला कि फलाना का बेटा बिगाड़ देलक हटे, लेकिन वो फलनवा का बेटा है के?
अब कैसे बताएगा? आप कह रही हैं कि उनके बेटे ने बिगाड़ा, वो कह रही हैं उनके बेटे ने बिगाड़ा, वो कह रही है उनके बेटे ने बिगाड़ा। सब तो एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं। हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 9 पे इल्जाम लगा रहा है, हम कह रहे हैं 10 का 10 एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है। तो यहाँ पे बात आता है कि ये फलनवा का बेटा है कौन जो बिगाड़ रहा है? कोई तो एक व्यक्ति होगा ना। लेकिन जिसको भी हम कह रहे हैं, अगर आप कहें कि उनके बेटे ने बिगाड़ रहे हैं, तो वो भी तो यही सोच रही है कि नहीं मेरा बेटा सही है, उसको किसी और ने बिगाड़ा है। इसका जवाब कोई भी मुझे देता नहीं है। इसीलिए बार बार ये सवाल सब जगह पूछता हूं मैं कि ये फलाना का बेटा आखिर में है कौन जो आपके बच्चे को बिगाड़ रहा है। इसका जवाब मैंने अभी बताया ना कि बुद्ध के सिद्धांत, जो पहला सिद्धांत है वो ये कह रहे हैं कि पहला सिद्धांत ही यही है कि दुख का कारण इंसान स्वयं है, लेकिन स्वीकारना नहीं चाहता है। वो ये नहीं कहना चाहता है कि मेरा बेटा मेरे वजह से बिगड़ा है, वो दूसरे पे इल्जाम लगाना चाहता है। कारण ये है, इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे और ज्यादा गहराई से जाकर के इसको मैं बताने वाला हूं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने ये बातें कही, पहली ही बातें शिक्षित बनो की। शिक्षित बनो की जो बातें उन्होंने बात कही, लेकिन लोगों ने इसे कैसे समझा, क्या समझा उसको लेकर के। और उन्होंने एक बात लाइन कहा था कि मैं अकेले दम पे समाज को इस स्थिति तक पहुंचा सकता हूं, तो जिस दिन इस समाज में 1000 इंजीनियर, 1000 डॉक्टर, 1000 वकील हो जाएंगे, उस दिन इस समाज का उत्थान हो जाएगा, भला हो जाएगा। लेकिन आज इस समाज में 1000 नहीं, 1 लाख इंजीनियर, 1 लाख डॉक्टर, 1 लाख वकील से ज्यादा है। लेकिन ये समाज का भला होने के जगह ये समाज और ज्यादा नीचे गिर चुका है। इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर मुझे बताना होगा आगे। 1 मिनट, ताली नहीं, ताली नहीं। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग ये बातें कहते हैं कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं उनके लिए पहली बात बोलना चाहता हूं कि अगर शिक्षा हो जाने से, शिक्षित हो जाने से समाज का अगर भला हो जाता तो अभी भला हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके जगह पे क्या हुआ कि संविधान के जो 395 जो अनुच्छेद है, उसमें से 106 अनुच्छेद में संशोधन किए जा चुके हैं, खत्म किए जा चुके हैं। 50% से ज्यादा सरकारी संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। जब ये समाज अनपढ़ था, 92 के दशक में ओबीसी, SC, ST जो समाज की बातें आप लोग करते हैं, उस समाज के मुख्यमंत्री हुआ करते थे या नहीं थे? यूपी में कहें या बिहार में कहें, उसके मुख्यमंत्री थे ना आपके। आज है क्या? यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे, चलो बताइए आप लोग। हाँ, जिस समाज की बातें करते हैं ओबीसी, SC, ST की, इसकी बहुमत में सरकार हुआ करती थी। आज जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, उतने ही ज्यादा ये विघटित होते हुए चली जा रही है। शिक्षित बनो। शिक्षित बनने के जगह पे शिक्षित बनने की बातें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस भांति कही थी कि माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मतलब मेरे शिक्षा का महत्व मेरे समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। मतलब मैं शिक्षा प्राप्त कर अपना उत्थान करूं और फिर समाज का उत्थान करूं। लेकिन वर्तमान में लोग इसका मतलब अलग से समझ गए। माई एजुकेशन फॉर माई करियर, मतलब मेरे शिक्षा का महत्व सिर्फ और सिर्फ मेरी उन्नति के ऊपर, समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीजें ये शिक्षित लोगों ने क्या समझा, और पहले ही की अगर मैं बता दूं कि वो 1 लाख डॉक्टर और 1 लाख वकील और 1 लाख इंजीनियर कर क्या रहे हैं। तो मैं गोपालगंज में था, तो वहां पे एक वकील के बारे में मुझे जानकारी आई कि 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई,
और दोनों अपने ही जाति के वकील के पास गए। बड़ा नामी वकील है गोपालगंज के, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी। उनके पास गए तो उन्होंने अपने उस लड़के को कहा कि तुम्हारे भाई की हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की, अगर हम होते तो उसको औकात दिखा देते, उस पे ये FIR दर्ज करो, धारा लगवाओ। उसको उसके ऊपर में धारा लगवा दिया गया। उसके बाद उसने उसके दूसरे भाई को भी बुलाया और बोल रहा है कि देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे ऊपर ये धारा लगवाया है, अगर तुमको उससे जीतना है कोर्ट में तो तुमको और ज्यादा धारा लगवाना होगा, और हर एक धारा के 20-20 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया लगेंगे, तो इसमें धारा जुड़ते हुए चला जाएगा। और थोड़ा और अगर मजबूत करना है तो अपनी पत्नी के नाम से एक केस करवा दो कि उसका भी ब्लाउज यूज उसका छेड़खानी किया है, तो और ज्यादा धारा मजबूत हो जाएगा। और ऐसे करके दोनों भाइयों को लड़वा दिया और आज तक वे लोग अपना जमीन बेच करके कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। तो समाज के ही एक व्यक्ति ने जाकर के उस वकील से कहा कि आप तो समाज के व्यक्ति हैं, ऊपर से आप सामाजिक कार्य भी करते हैं और अपने आप को अम्बेडकरवादी भी कहते हैं और बुद्ध का नाम भी लेते हैं। आपको तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा काम क्यों किया? तो वो कहते हैं कि हमारा काम ही वही है, मतलब वकीलों का धंधा ही यही है, ऐसे ही पैसे कमाया जाता है। ऐसा हाल है आज के वकीलों का, डॉक्टर का। अभी समाज का अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का या अपनी बहू को या अपनी बेटी को, जब उसके लेबर पेन हो रहे हैं डिलीवरी के समय, सोचते हैं कि अपने डॉक्टर के यहाँ, अपने हॉस्पिटल, अपने क्लिनिक के यहाँ ले चलते हैं, अपना आदमी है, अपना स्वजातीय आदमी है, अपना बिरादरी का आदमी है, लेकर के जा रहे हैं। अब वहां पे वो डॉक्टर क्या कर रहा है, वो पूछ रहा अपने लेबर से, अपने वहां पे जो कंपाउंडर से या फिर नर्स से कि ये पोजीशन कैसा है। तो पोजीशन है, नॉर्मल पेन हो रहा है, नॉर्मल दर्द हो रही है। अरे नॉर्मल नहीं होना चाहिए, उसको दर्द बढ़ाने वाला इंजेक्शन दो। उसको इंजेक्शन दर्द बढ़ाने वाला दे दिया जाता है, उसका दर्द और ज्यादा तेज होता है और उसे गार्जियन को कहा जाता है देखिए बच्चे को और माँ दोनों को खतरा है, दर्द कुछ ज्यादा हो गया है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, पेट चिरना होगा। अब जो खर्चा 5,000 होने वाला था वो अब 50,000 हो जाएगा। इस तरीके से आपका पढ़ा लिखा समाज का डॉक्टर इस तरीके से समाज का सेवा कर रहा है। और इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो बातें कही थी, शिक्षित बनो, उसका अर्थ सिर्फ शिक्षित बनो नहीं है, उसका अर्थ है माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मेरे शिक्षा का महत्व मेरे समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। दूसरी बातें, संगठित होने के लिए उन्होंने अपनी बातें कही कि संगठित होना चाहिए ये समाज। और इस समाज में 6,000 जातियों में बटा हुआ ये समाज है, 6,000 टुकड़ों में। उन्होंने उस समय कहा संगठित होने के लिए, और आपके पढ़े लिखे समाज के लोगों ने संगठित होने के जगह पे 6,000 जातियों को एकत्रित करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे 50,000 संगठन बनाए हैं, सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे। आप बताइए, अगर आप 50,000 संगठनों में अगर 6,000 जातियों को एकत्रित कर भी दिया जाए तो कितने टुकड़ों में एकत्रित होंगे, संगठित होंगे? कितने टुकड़ों में होंगे? हाँ बोलिए तो जरा आप लोग पीछे से। अगर 50,000 संगठनों में 6,000 जातियों को एकत्रित भी किया जाए तो कितने हजार टुकड़ों में रहेंगे? 50,000। तो 6,000 जातियों को अगर एकत्रित भी किया जाए तो 50,000 संगठनों में करेंगे ना, तो 50,000 टुकड़ों में बटेंगे। तो ये मजाक है ना कि 6,000 जातियां में पहले ही बटे हुए समाज को 50,000 टुकड़ों में और ज्यादा बांट दिया गया है। कहने को लेकर के तो एक गांव में जब मैं गुजरता हूं तो सारे घरों के ऊपर में नीले झंडे होते हैं, लेकिन जब मैं पूछता हूं क्या ये सारे नीले झंडे लगाने वाले गांव के जो लोग हैं क्या ये एक है, तो सब बोलते नहीं, कोई किसी संगठन से है, कोई किसी संगठन से है, कोई किसी पार्टी से है, कोई किसी पार्टी से है। एक गांव का व्यक्ति ही एकत्रित नहीं है। गोपालगंज का एक गांव है गम्हरिया, जब मैं वहां पे गया तो पता चला कि
पूरे गांव के ऊपर सारे घरों पे नीले झंडे लगे हुए थे, लेकिन उस गांव का मुखिया किसी अन्य समुदाय का और अन्य जाति का व्यक्ति था। मैंने पूछा ऐसे कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि एक भी नीला झंडा वाला एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है, सब अलग अलग झंडों के नीचे में है। बाहर से झंडे तो नीले लगे हुए हैं, लेकिन अंदरूनी अलग अलग तरीके से वो अलग अलग संगठनों में और अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं, इसीलिए इनका वोट भी बट जाता है और राज कोई और कर जाता है। और जब ये संगठित ही गलत तरीके से है तो संघर्ष अच्छे से नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बातें आती है कि जो शिक्षा, जिस शिक्षा का महत्व का लोग लेकर के लोग बोलते हैं कि शिक्षा आ जाएगा तो हमारा समस्या खत्म हो जाएगी, दुख समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कोरी कल्पना है और कोरी बातें और झूठी बातें हैं। शिक्षा आ जाने से अगर ये होता तो आज ये समाज का हाल नहीं होता। शिक्षा इंपॉर्टेंस नहीं है, शिक्षा दूसरे नंबर पे है। स्कूली शिक्षा जिसे हम कहते हैं ये दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे आती है नैतिक शिक्षा। जब तक व्यक्ति के अंदर में नैतिकता ना हो, अगर उस डॉक्टर के अंदर में नैतिकता होती, इंसानियत होती, तो क्या वो 5,000 से 50,000 लूटने का काम करता? हाँ, इंसानियत होती तो ऐसा करता? नहीं करता। वो वकील इंसानियत होने के नाते दो भाइयों के बीच में झगड़ा करवाता? नहीं करवाता। तो शिक्षित तो है, शिक्षित है तभी तो वकील बना है ना, शिक्षित है तो ही तो डॉक्टर बना है ना। ऐसा तो नहीं है कि शिक्षित नहीं है, लेकिन उसके अंदर नैतिकता नहीं है। अब बात ये आती है कि नैतिकता होती क्या है और नैतिकता और नैतिक शिक्षा आपके अंदर में विकसित कैसे होगी? तो नैतिक शिक्षा को लेकर के वैज्ञानिकों का और मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों का ये बात कहना है कि 5 साल के उम्र तक के बच्चों में 70% मतलब 3/4 समझ में आता है ना? 3/4 समझ में आता है? 4 आना में 3 आना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इधर में? हाँ, मतलब कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसीलिए मुझे आप लोगों से पूछना पड़ रहा है। 4 हिस्सा में 3 हिस्सा। दिमाग का विकास 5 साल के उम्र में ही हो जाता है, 5 साल की उम्र में ही हो जाता है। अब 5 साल की उम्र तक हम जो भी शिक्षाएं उसको देंगे वही उसका आगे का भविष्य निर्मित करने वाला है आगे, क्योंकि उसका 3/4 काम तो हो गया है। मतलब बीज बोने का काम हमने कर दिया है, अब तो सिर्फ फसल उगने की बारी है। अब बीज हमने कैसा बोया है? अब जो 5 साल का बच्चा है वो तो कोई स्कूल जा नहीं रहा, वो चीजें 5 साल की उम्र तक किससे सीखेगा? कहां से सीखेगा? घर से, माँ बाप से। अब वो बच्चा देखता है कि मैं छोटी छोटी बदमाशियां जब करता हूं तो मेरे माँ बाप मुझे डांटते रहते हैं छोटी छोटी गलतियों पे। तो वो सोचते हैं, उनके दिमाग में ये धारणाएं बनती हैं कि जो मेरे पापा है या मेरे दादा है, ये मेरे चाचा है या बड़े पापा, छोटे पापा, मझले पापा, ताऊ, अगल बगल के घर के रिश्तेदार, ये लोग जो बड़े हैं ये अच्छा काम करते होंगे, क्योंकि ये मुझे गलतियां नहीं करने दे रहे हैं। तो जो गलतियां नहीं करने देता है इसका मतलब वो भी तो गलती नहीं करता होगा, ऐसा ही है ना। क्योंकि एक संत के पास एक माँ जाती है और जाकर के कहती है कि मेरा बच्चे को गुड़ और चीनी खाने की बहुत लत है, इसको समझाइए। तो वो संत कहता है कि नहीं नहीं, 1 सप्ताह बाद आइए, मैं बताऊंगा। 1 सप्ताह बाद जब उसकी माँ जाती है, वो महिला जाती है, तो वो संत कहते हैं 1 सप्ताह बाद और आइएगा। और जब 1 सप्ताह बाद जाती है तो फिर कहता है 1 सप्ताह बाद आइएगा। और जब 3 सप्ताह बाद जब जाती है तो कहता है संत, बच्चे इधर आओ, गुड़ नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं खाना चाहिए, पेट में कीड़े हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाता है। अब जवाब तो इधर बच्चे को दिया गया, लेकिन आग बबूला उसकी माँ हो गई कि जब यही जवाब देना था तो एक पहले दिन का ही नहीं दे दिए। जब इतना ही बोलना था तो पहले ही दिन बोल देते। तो संत ने कहा कि 21 दिन तो मुझे लग गया गुड़ खाने छोड़ने में,
पहले मैंने अपना गुड़ खाने की आदत को बदला, अब जाकर के मैं दूसरे को सिखा रहा हूं कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। पहले मैं स्वयं गुड़ खाना छोड़ा, मुझे ही खुद आदत थी गुड़ खाने की तो दूसरे को कैसे बोलता गुड़ नहीं खाने के लिए? तो पहले किसको सुधारा उसने? किसको सुधारा? अपने आप को। उसके बाद उसने बच्चे को आदेश दिया या सलाह दी। अब यहाँ पे होता क्या है कि बच्चे के अंदर में, दिमाग में ये बातें बन गई हैं कि मेरे घर वाले अच्छे ही होंगे, क्योंकि जो सलाह दे रहा है वो स्वयं अच्छा होगा। अब वो अपने पिताजी को देख रहा है खैनी बनाते हुए, अपने पिताजी को देख रहा है बीड़ी सिगरेट पीते हुए, अपने पिताजी को देख रहा है दारू पीते हुए, अपने पिताजी को देख रहा है दारू पी करके माँ को गाली देते हुए और माँ को मारते हुए। ये सारी हरकतें वो अपने पिता को भी देख रहा है, वो अपने चाचा को भी देख रहा है, अपने दादा को भी देख रहा है, अपने बड़े पापा, छोटे पापा, मझले पापा, अगल बगल के पापा, सबको वो देख रहा है। जुआ खेलते हुए देख रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोग जब थोड़ा सा लोन ले लेते हैं या कर्ज ले लेते हैं या जुआ में हार जाते हैं, तो जब द्वार पे अगर कोई व्यक्ति आता है बार बार पूछताछ करने के लिए, तो माँ बाप ही, पिता ही सिखाता है, बेटा बाहर बोल दो कि पापा घर पे नहीं है। झूठ बोलना भी घर वाले ही सिखा रहे हैं। सिगरेट पीना, खैनी खाना, दारू पीना, शराब पीना, वो सारी चीजें वो अपने 5 साल की उम्र तक अपने माँ बाप, अपने पिता को ही, अपने दादा को, अपने चाचा को, अपने मझले पापा को, इन सबको देख रहा है। वो उसे लगता है कि ये काम मेरे पापा, दादा, चाचा कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। वो उस समय तक गलत नहीं मानता है। वो सोचता है कि अगर वो कर रहे हैं तो ये काम मैं अब से ही क्यों ना करूं। तो अपने ही पिताजी के सिगरेट के डब्बे में से, बीड़ी के बंडल में से सिगरेट निकालता है, बीड़ी निकालता है, खैनी में से, चुनौटी में से खैनी निकालता है, गुटखा लेता है, और जब वो बड़ा होता है तो वही चीजों को वो अपनाना शुरू कर देता है, जो 5 साल की उम्र तक या बड़े होते तक उसने अपने माँ बाप को, पिता को करते हुए देखा है। लेकिन जब बड़ा होकर के बेटा पकड़ा जाता है, कभी सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए, खैनी खाते हुए, तो पिताजी क्या बोलते हैं, दादा क्या बोलते हैं, चाचा जी क्या बोलते हैं, फलनवे के लड़के ने बिगाड़ दिया है। हाँ, बाहरी व्यक्ति ने बिगाड़ दिया है, बाहरी संगतों में बिगाड़ दिया है। वो अपने ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा कि मेरे वजह से बिगड़ा है। हम ही को घर में देख रहा था। एक गांव में जब मैं था तो एक महिला ने मुझे कहा कि देखिए ना, मेरा बच्चा मुझे ऐसे ऐसे कहता है, जब भी मैं उसे डांटती हूँ, जब वो बदमाशी करता है तो कभी कभी मुझे उल्टे ही वो मुझे डांट देता है, और कभी कभी कहता है कि पापा तुम्हारे साथ ठीक करते हैं। तो मैंने बोला ये बात मतलब किस बात को लेकर के कहता है वो बच्चा? तो मैं उस महिला ने बताया कि मैं जब भी अपने बच्चा बदमाशी करता है और जब मैं उसे 2 थप्पड़ मार देती हूँ तो बार बार वो बातें उठाता है कि पापा ठीक करते हैं तुम्हारे साथ में। तो मैंने पूछा क्या करते हैं? तो उसने बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे शराब के नशे में आकर के मुझे बहुत पीट दिया था एक दिन। अब वही बात उसने, घटना को बच्चे ने देखा है, तो जब मैं उसको मारती हूँ ना तो गुस्से में वही बात को बार बार दोहराता है कि ठीक करते हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि वो उसको मार रही है तो वो कहता है ठीक करते हैं पापा तुम्हारे साथ में। वो दिमाग में कहाँ से आया उसको ये बातें? कहाँ से आया ये बातें उसके दिमाग में? तो आप सारी हरकतें, जुआ खेल रहे हो उसके सामने, सिगरेट पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, दारू पी रहे हो, यहाँ पे सारे काम झूठ बोलना सिखा रहे हो, सारे काम करवा रहे हो, सारी चीजें उसके सामने नजर आ रही हैं। उसके अंदर में वो क्या सीखेगा? वो बच्चा वही चीज सीख रहा है। मतलब उसका आचरण में सुधार, बचपन से ही उसके आचरण को बिगाड़ा जा रहा है, बचपन से ही। क्योंकि बीज तो बो दिया गया है, वही अब बड़ा होगा, वही बड़ा होने वाला है। लेकिन इसका इल्जाम फिर से फलानवे के बेटे के ऊपर में डाल दिया जाएगा।
और यही हरकत माताएं भी करती हैं। बचपन से ही थोड़ा सा तबीयत खराब नहीं हुआ तो मौलवी पंडितों के पास पहुंच जाना है, ओझा के पास पहुंच जाना है। अब बच्चे से ही उसको हर एक छोटी छोटी चीजों को लेकर के उसे झाड़ फूक वाले जगह पे ले जाया जाता है, तो बड़ा होते होते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि यही सारी चीजों से ही ठीक होता है, और वह बचपन से ही अंधविश्वासी बनाने का काम महिलाएं कर रही होती हैं। आप जाने अनजाने में अपने बच्चे को वैज्ञानिक सोच का बनाने की जगह पे उसे अंधविश्वासी बनाते हुए चली जाती है, और इस कारण से भी वो इतना ज्यादा अंधविश्वासी हो जाता है कि उसका दिमाग का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं माँ से पूछता कि माँ यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो वो बोलती थी कि राहु निगल लेता है और फिर उगल देता है। अब जा करके मैं स्कूल में यही जवाब लिख दूं तो गोल गोल अंडा नहीं मिलेगा, नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जो बातें आपको जानकारी नहीं है उस बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। हम क्या करते हैं, माँ बाप होने के नाते एक अहंकार पाले हुए हैं कि अपने बच्चे के पास अज्ञानी न साबित हो। ज्ञान हो या ना हो, जानकारी हो या ना हो, जो हम देने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, क्यों नहीं कह देते कि बच्चा मेरे पास जवाब नहीं है, स्कूल में जाना तो जाकर के पूछ लेना, नहीं पता है तो मत बताइए, नहीं पता है मत बताइए, बोल दीजिए जाकर स्कूल में पूछ लो। लेकिन उसके दिमाग में ये बातें नहीं डाल देनी चाहिए कि इसलिए होता है, इस कारण से होता है। मतलब हर एक व्यक्ति सलाह देना चाहता है, जानकारी हो या ना हो। जब मैं स्कूल में गया और जाकर के जानकारी हुई कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, और आकर के अपनी माँ को बता रहा हूँ, तो माँ कहती है अंडवा चलल मुर्गिया के सिखावे खाती। अब अलग से डायलॉग, मतलब स्वीकार कहीं से नहीं करना है कि आपका बच्चा आपसे तेज हो सकता है। तो मैंने सीधे से कहा कि फिर आपको तो मुझे स्कूल भेजना ही नहीं चाहिए था। आपने स्कूल मुझे इसीलिए भेजा ताकि मैं आपसे ज्यादा ज्ञान हासिल कर सकूं स्कूल में जाकर के। तो इसीलिए आचरण, जो नैतिक शिक्षा है, इसे सुधारने का काम किसका है? माँ बाप का है। इसीलिए तो मैंने बताया ना कि 5 साल की उम्र में ही बीज बोने का काम हो जाता है। इसीलिए उन 5 साल में आप उनके सामने वो सारी हरकतें ना करें जिसके वजह से जिंदगी भर तक उसके जीवन पे इसका प्रभाव रहे, जीवन भर इसका प्रभाव होगा। हमारे घर पास के एक लड़के को, चूंकि मैं स्पोर्ट्स में था, तो अपने मोहल्ले के लड़कों को सुबह सुबह उठा करके ले जाता था एक्सरसाइज करवाने के लिए। तो उसमें से एक गार्जियन ने मुझे कहा कि मेरा बेटा को स्पोर्ट्स में मत ले जाओ, बिगाड़ो नहीं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, सुबह सुबह उठा करके मत ले जाओ इसको। मेरी माँ को भी जाकर शिकायत कर दी है। मेरी माँ ने कहा क्यों जाकर के उठाते हो उसे 4 बजे भोर में? मैंने बोला ठीक है, नहीं उठाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, वो खैनी दुकान चलाते हैं। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने, कभी कभी वो दुकान पे से चले जाते कहीं पे, तो अपने बेटे को बैठा देते, 14 साल के बेटे को, खैनी दुकान पे खैनी बेचने के लिए। खैनी बेचते बेचते, खैनी काटते काटते वो सीख गया खैनी काटना। तो उसके घर पे ही एक गोदाम है, मेरे घर के जस्ट बगल में ही बड़ा सा गोदाम है, उसमें बैठ करके उसने खैनी काटना शुरू किया। तो गोदाम में तो झांस लगेगा ही, ज्यादा खैनी है, तो उसे झांस लगता, तो धीरे धीरे क्या किया, उसने खैनी खाना शुरू कर दिया। तो एक दिन मैंने उसे देख लिया कि तुम खैनी खा रहे हो, तो बोलता है कि हाँ। मैंने बोला खैनी खाने की शुरुआत कैसे की है? तो नहीं, वो गोदाम में बैठते हैं, झांस लगता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा खैनी खा लेंगे तो झांस नहीं लगेगा। खैनी खाना शुरू कर दिया हूं तो अब मुझे झांस नहीं लगता है। तो 2 साल में लगभग बाहर रहा, आगरा में समाज के काम में लिए। 2021 से ही निकला हूं मैं। जब कभी कभी मैं घर पे जाता हूं, तो इस बार जब गया था 2024 में, पिछले साल ही, तो देखा ग्राउंड में वो गांजा पी रहा था। तो मैंने बोला ये गांजा तो कैसे पीने लग गए? खैनी के लिए तो बहाना बनाए थे, गांजा के लिए अब कैसे? तो बोल रहा खैनी का असर अब नहीं होता है, अब थोड़ा उससे ज्यादा वाला नशा चाहिए। अब बन गया है वो इंजीनियर। अब इसका दोषी कौन है? जब उसे बनाना इंजीनियर था तो उसको खैनी के प्रोफेशनल में लाना ही नहीं था। अब लेकिन अब वो इल्जाम लगाते हैं यार, अब उनको
कि संगत में जाकर के बिगड़ गया, वो फिर अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेते हैं। तो यही चीजें है कि माँ बाप को नैतिक शिक्षा आपको देनी है 5 साल तक, उसे वैसे ही चीजें देनी है। प्रेम तो बंद कमरे में करते हैं और झगड़ा और गाली गलौज समाज के सामने करते हैं। एक गांव में जब मुझे बुलाया गया देशना देने के लिए शादी के कार्यक्रम में, कि आप शादी में 10 गांव के लोग आते हैं तो आप स्टेज से देशना दीजिएगा, ज्यादा लोग सुनेंगे। मुझे बुलाया गया, मुझे पंडाल, जैसे पंडाल बना हुआ था तो मुझे स्टेज के पीछे रुकवाया गया, घर पे खाना वाना खिला के बैठाया गया कि अब आपको हम स्टेज पे बुलाएंगे। मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया गया। सारी गांव की महिलाएं स्टेज को छेक ली और छेकने के बाद मिर्जा गालिब की जो शायरियां होती है ना, शायरी, और एक से एक बिहारी छट्टल गालियां, वो चलना शुरू हुआ और रात भर गालियां महिलाएं देती रही, शायरियों में सजा सजा करके। अब मैंने पूछा उन महिलाओं से अगले दिन सुबह में कि जब आप ये बहुत बेहतरीन बेहतरीन गालियां दे रही थी, उस समय आपके बच्चों के कान में रुई डाला हुआ था क्या? नहीं ना। तो क्या वो बच्चा सुन नहीं रहा है उन गालियों को? सुन रहा है। और जब वो गाली देना शुरू कर देगा तो इल्जाम किस पे लगाएंगे आप? कि फिर फलानवा का बेटा ने बिगाड़ दिया। हाँ, जब वो बचपन होता है, में छोटा होता है, जब वो तोतला के गाली दे रहा होता है तो सुनने में तो बड़ा मजा आता है, तोतला करके जब गाली देता है। और बड़ा होकर के जब आप ही को गाली देना शुरू कर देता है तब बुरा लगने लग जाता है। तो ये चीजें कौन कर रहा है, कौन सिखा रहा है? तो आप लोग बहुत हद तक, महिलाएं भी इस तरीके से बच्चों में गालियां सिखाने में, वो पुरुषों से कम महिलाओं से ज्यादा गालियां सुनते हैं। तो इसीलिए आप सभी को भी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, बच्चों में आचरण में कैसे सुधार लाना है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये जब तक नैतिक शिक्षा ना मिले तब तक वो व्यक्ति, उसका आचरण सुधर नहीं सकता है। आचरण जब तक ना सुधरे तब तक वो अच्छा व्यक्तित्व नहीं बन सकता, एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता, एक अच्छा वकील नहीं बन सकता है, एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि बचपन से ही उसे सिर्फ और सिर्फ फायदे की चीजें सिखाई गई है उसके घर वालों के जरिए। तो वही चीजें वो सीखता है, जो आप सिखाएंगे वही बचपन से सीख करके बड़ा होता है। अब जाती है दूसरे नंबर पे शिक्षा, स्कूली शिक्षा। पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे नैतिक शिक्षा, दूसरे नंबर पे स्कूली शिक्षा जाती है दूसरे नंबर पे। अब स्कूली शिक्षा के लिए बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा गांवों में कि मैंने गार्जियनों से पूछा कि आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते, तो कहते हैं देखिए मैं 500-600 रुपया तो एक दिन का कमाता हूं, उतना में नहीं होता है, बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। मेरे तरफ तो मिनिमम स्कूल का फीस 300 रुपया है, 300 से स्टार्टिंग है। इधर का कितना है? 300 है ना इधर भी। तो मैंने उनसे पूछा कि सुबह शाम कितना लेते हैं? बोला बस 2 टाइम, एक सुबह में और एक शाम में। कितना? तो 1 पाव। तो मैंने बोला कैसे पाव मिलता है? तो 30 रुपया, 1 पाव का 30 रुपया। 2 पाव एक सुबह एक शाम में ले रहे हैं तो कितना हुआ? 60 रुपया। 1 महीने का कितना हुआ? 1800। 300 ज्यादा या 1800 ज्यादा? 1800 ज्यादा है ना। अब उस व्यक्ति से 300 रुपया अपने स्कूल का फीस बच्चे का नहीं भरा रहा है, लेकिन 1800 रुपया का वो दारू पी जा रहा है। ये हाल है पुरुषों का। अब महिलाओं का। महिलाएं क्या करती हैं कि अंधविश्वास के चक्कर में, जादू टोने के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में हजारों रुपया लुटाती है। एक दूसरा, मेरे घर पे काम वाली बाई आती है झाड़ू पोछा लगाने के लिए, बर्तन वर्तन के लिए। तो जब वो नहीं आती तो वो अपनी बेटी को भेज दिया करती। जब उसका तबीयत खराब रहता तो अपनी बेटी को भेज देती थी घर पे झाड़ू पोछा करने के लिए।
तो मैंने उसकी बेटी से पूछा कि आप बताओ कितना तक पढ़ाई कर रही हो और पढ़ाई कैसा चल रहा है? तो बोलती है कि मैं तो पढ़ाई नहीं करती। मैंने बोला क्यों? तो पापा जो कमाते हैं उससे तो सारा दारू पी जाते हैं, और मम्मी जो घर घर बर्तनों मांज करके जो कमाती है उससे सिर्फ घर का खर्चा चल पाता है। मैंने बोला अब आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, ऐसी परिस्थिति है। तो नवरात्रि का समय आया और उसने मेरे पापा से 5,000 रुपया एडवांस लिया, ये बोल करके कि मेरे महीने में काट लीजिएगा। तो पापा मुझे बताएं कि एडवांस में 5,000 रुपया लेकर के गई है। तो अगले दिन जब आई तो मैंने उससे पूछा कि 5,000 रुपया ली किस लिए थी? तो वो 10वीं के दिन में बलि चढ़ता है ना, गश्ती, इधर क्या कहते हैं उसको? भखले बानी कह लो, भखल बटे, या फिर क्या क्या बोलते हैं इधर में, हमारे तरफ तो उसको बलि कहते हैं। हाँ, तो वो क्या की कि उसने बोला कि हमने कोई चीजें बका था और इसीलिए हमने बलि देना था, बलि देने के लिए हमने खसी खरीदा था। तो बात यहाँ पे ये आती है कि वो एक दिन में 5,000 रुपया खर्च कर दी। 300 रुपया के हिसाब से एक साल का फीस कितना हुआ? 3600। 3600 ज्यादा या 5,000 ज्यादा? तो वो 3600 रुपया अपने 12 महीने, एक साल का अपने बच्ची का फीस भर सकती थी, लेकिन उसने एक दिन में 5,000 रुपया खर्च कर दिए, लेकिन बच्चे का स्कूल का फीस नहीं भरा। अब वो इल्जाम लगाएगी क्या कि फलाना के वजह से हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाया, गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाया। क्या ये सच बात है? हाँ, सच बात है। ये गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाया कि उसने जो गलतियां की है उसकी वजह से नहीं पढ़ पाया। पैसा तो उसके पास इतना है जितना से वो अपने बच्चे का स्कूल का फीस भर सकती है, लेकिन उसे अंधविश्वास में खत्म कर रही है। ऐसा नहीं है कि इंसान अगर आपको दान पुण्य करने का मन कर रहा है या पूजा पाठ करने का मन कर रहा है, उसमें जैसे लोग कहते हैं क्या कि पूजा पाठ करने से इंसान गरीब हो जाता है, या लोग कहते हैं कि देवी देवताओं को पूजने से वो बेकार की चीजें है। बात यहाँ पे अगर ये आती कि अगर सही में अगर देवी देवताओं को पूजने से अगर हानियां होती, तो जो लोग IAS IPS ऑफिसर बने हैं या जो लोग अंबानी अडानी जो देवी देवताओं को पूजते हैं, वो तो भिखारी हो जाना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है। यहाँ गलतियां इंसानों में है और दोष दूसरे पे देना है। गलतियां इंसानों के अंदर में है, क्योंकि हम भी कभी सरस्वती पूजा किया करते थे। तो जब किया करते थे तो गांव में हम लोग फंडिंग करते, पंडाल बनाते, और फिर क्या करते कि पढ़ाई से डर करके, पढ़ाई से बचने के लिए अपने सारा कॉपी किताब उठा करके सरस्वती माता जी के चरणों में रख देते और बोलते अब 10 दिन के लिए छुट्टी। क्यों? पढ़ना नहीं है। हम उसी समय एक अवस्था और भी देखते हैं कि वो समाज जिसको समाज से लोग विरोध करते हैं, या जो समाज अभी राज कर रहा है, सत्ता में है, उसके घर के बच्चे सुबह आते, नहा धो करके आते, पूजा करते और वापस चले जाते और दिन भर पढ़ाई करते, फिर शाम में आते, पूजा करके चले जाते और फिर दिन भर पढ़ाई करते। उनके लिए पहले नंबर पे क्या है? कर्म। क्या है? कर्म है। पहले हम कर्म करेंगे। और ये समाज, जो समाज अंधविश्वास में फंसा हुआ है, इस समाज के लिए पहले नंबर पे क्या है? पूजा। पहले नंबर पे पूजा है, दूसरे नंबर पे कर्म है। इसलिए आपका ये हाल है। हम पहला पैसा जो खर्च कर रहे हैं वो पूजा पाठ पे खर्चा कर रहे हैं। अरे जब आपके पास करोड़ों अरबों होंगे, आप दान करो, दक्षिणा करो, पूजा करो, पाठ करो, कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब जितने भी पैसे हैं, सबसे पहले आपको क्या काम करना है? पहला काम तो आपको ये करना है कि अपने बच्चे को, जिसको आपने पैदा किया है, उसको अच्छा खाना खिला सको, उसको अच्छी शिक्षा दे सको, इसके ऊपर करना है ना। अपना बच्चा तो आज तक कभी भी घी में बना हुआ खाना नहीं खाया और फलाने को बुलाए और उसको घी दान कर रहे हैं, कभी घी जला रहे हैं। आपका बच्चा कभी घी भात खाया नहीं है और घी को जलाने का काम कर रहे हैं। आपका बच्चा कभी अच्छे से फल नहीं खाया और आप दूसरे को फल दान कर रहे हैं। मतलब जो भी अच्छे काम आपने, कभी मेवा अच्छे से नहीं खाया, खोआ नहीं खाया, घी नहीं खाया, वो सारी चीजें आप दान दे रहे हो या अग्नि में जला रहे हो।
अरे जब आपके पास करोड़ों अरबों रुपया होंगे, आप अपना झोंको ना, जो करना है करो। लेकिन आप अभी वर्तमान में आपके पास जब कुछ भी नहीं है, आप देश के ऊपर में बोझ बने हुए हो। आपके बच्चे देश के ऊपर बोझ बने हुए हैं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नालायक बैठे हुए हैं। जब वो करोड़ों रुपया कमाएंगे और समाज को और सरकार को टैक्स देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद आप फूकते रहिए ना, कहां पैसे फूकने। लोग कहते हैं ना घरों में, बेटा आजकल मैं देख रहा हूं कहते हुए गार्जियन को, बेटा शराब वराब सिगरेट वगरेट ठीक है, सब ठीक है, अभी ठीक नहीं है, जब डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, जब सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, तो बेटा जब सिगरेट और शराब पी रहे हैं तो माँ बाप नहीं डांट रहे हैं। आज के समय का मैं ट्रेंड देख रहा हूं कि अगर बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन गया और पैसे वाला हो गया, तो शराब पी रहा है, तो सिगरेट पी रहा है, तो उसे माँ बाप नहीं डांट रहे हैं, डांट उसको रहे हैं जो अभी नालायक बैठा हुआ है। तो मैं भी इसीलिए आप लोग को उसी स्तर पे कह रहा हूं कि जो गलत काम करने हैं बाद में कर लीजिएगा, जिसे आप अच्छा कहते हैं या गलत कहते हैं, पूजा करना है पाठ करना है बाद में कर लीजिएगा। अभी जो पैसे हैं उसको कहाँ उपयोग करना है? अपने बच्चे को अच्छा पौष्टिक आहार देने में, अच्छा खाना देने में और शिक्षा के ऊपर खर्च करना है। अगर ये काम आप करते हैं तो जाकर के आपके परिवार का भला होगा, आपके बच्चे का भला होगा। फिर क्योंकि देखिए, समाज नाम का कोई व्यक्ति है क्या? समाज नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति से समाज बनता है। तो जब आपका उत्थान होगा, आप उठोगे, आप सफल होंगे, तो सफल व्यक्तियों से मिलकर के ये समाज भी सफल होगा ना। पूजा पाठ करना है ना, मैं मना नहीं करूंगा, दूसरे लोग मना करते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं पहले नंबर पे क्या कह रहा हूं? कर्म करना। कर्म ही पूजा है। अगर आपने अपने बच्चे को जन्म दिया है, तो सबसे बड़ा दायित्व तो आपको अब हो गया है कि उस बच्चे को उस स्तर पे ले जाना जिस स्तर पे दूसरे समाज के बच्चे, ना कि आप अपने बच्चे को नीचे गिराते हुए ले जाओ। तो अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके, पाखंड के चक्कर में पड़ करके, या लालच में कि मुफ्त में मुझे कुछ चीजें मिल जाए, इस चक्कर में अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद मत कीजिए। अगर अंगूठियां पहन लेने से और जंतर मंत्र पहन लेने से अगर कोई व्यक्ति अमीर हो जाता, तो पूरी दुनिया में कहीं भी गरीब लोग नहीं होते। वो व्यक्ति भी जो आपको कहता है कि मंत्र दे देंगे तो तुम अमीर हो जाओगे, वो मंत्र के बदले में आपसे पैसे लेता है। अगर उतना ही दम होता उसके पास कि उस मंत्र से पैसे आ जाते, तो वो अपने लिए ही मंत्र बनवा करके ऐसे पूरा पहन लेता, ऐसे पहन लेता, गला में पहन लेता ना, उसके पास ज्यादा पैसे आते। लेकिन वो मंत्र बनवाने का भी और आपसे पैसे भी लेता है। इससे साबित होता है कि उससे पैसे नहीं आते, वो जो आपको बेवकूफ बना रहा है उसी से पैसा कमा रहा है। इसीलिए इन चक्करों में नहीं पड़ी है। एक लड़का मेरा आधा किलोमीटर तक, पता नहीं उसके माँ बाप ने उसे क्या सिखाया था, आधा किलोमीटर तक मेरा पीछा करते रहा, बाबा जी देखिए ना मेरा हाथ, देखे बताइए ना नौकरी कब लगेगा। मैंने कहा बाबू घर पे बैठे रहो, ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंच जाएगा, बहुत जल्द पहुंच जाएगा। मतलब ये चीजें हैं कि बिना कर्म किए हुए उन्हें चाहिए, नौकरी चाहिए, बिना मेहनत किए हुए चाहिए। तो जब जब आपकी दोष है, आपका दोष है कि आप बिना कर्म किए हुए फल चाह रहे हो, लेकिन जिसका हम विरोध कर रहे हैं वे लोग तो कर्म कर रहे हैं, वो तो घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं, वो ज्यादा फोकस थोड़ी करते हैं पूजा पाठ के ऊपर में। उनका पूजा पाठ पे फोकस होता है कि गए सुबह उठे, थोड़ा सा हम पूजा कर लिए, शाम में सांझ बाती कर लिए और दिन भर अपना मेहनत करते हैं। मेहनत पे ज्यादा ध्यान होता है, और इस समाज को मेहनत पे ध्यान नहीं होता। हमको कैसे मुफ्त में कोई चीजें मिल जाए, बिना कर्म के ही चीजें मिल जाए। थोड़ा सा हम हाथ दिखा लेंगे, जादू टोना करवा लेंगे, लौंग और चावल दिखवा लेंगे, इससे शांति मिल जाएगी आपको? आपके पास पैसे आ जाएंगे, कहां से आ जाएंगे वो पैसे बिना कर्म किए हुए? तो इसीलिए पहले नंबर पे आती है नैतिक शिक्षा, दूसरे नंबर पे आती है स्कूली शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा भी देने का काम आपको करना है, स्कूली शिक्षा भी देने का काम आपका करना है। बुद्ध का दूसरा सिद्धांत, जो समाज अनुशासित होगा और संकल्पित होगा वही सफल होगा और वही समाज राज करेगा। जो व्यक्ति अनुशासित होगा और संकल्पित होगा वही व्यक्ति सफल होगा और वही समाज राज करेगा। जो कमजोर होगा उस पे ताकतवर उस पे
दबाएगा। प्रकृति का नियम तीसरा, बुद्ध का सिद्धांत तीसरा सिद्धांत, कि जो ताकतवर होता है वो कमजोर को दबाएगा ही, सताएगा ही। अगर आपको दबना नहीं है, अगर आपको शोषित नहीं होना है, तो आपको स्वयं को ताकतवर बनाना होगा, नहीं तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मुझे कुछ जगह पे लोगों ने बोला कि आप ये बातें कह रहे हो, ये कहाँ से सही है, कहाँ से मानवतावादी है। मैंने बोला हो सकता है आपको मानवतावादी ना लगे, लेकिन मैं अब बता रहा हूं एक बात, कितने लोग इसमें से नॉनवेज खाते हैं? मांसाहार कितने लोग करते हैं? सब कोई। मैंने एक जगह पे किसी से पूछा कि जिस मुर्गे को आपने खाया, अभी आज किसने नॉनवेज खाया है? पहले हाथ उठाया। कल कोई नहीं खाया अभी तक? एक। क्या खाया है सर? चिकन। उस चिकन का नाम क्या था? हाँ, नहीं, उस चिकन का नाम, जैसे आपका कोई नाम है ना, इंसान तो यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग हैं, तो वैसे ही उसका भी नाम मुर्गा है। आपका भी इंसानों में से आपका कुछ नाम होगा ना, तो वैसे ही मुर्गा का नाम क्या था? बताइए। नहीं पता है ना? मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा था कि कमजोरों का ना नाम होता है ना इतिहास होता है। कमजोरों का ना नाम होता है ना उसका कोई इतिहास होता है। समझ में आ रहा है? कमजोरों का ना कोई नाम होता है और ना इतिहास होता है। वो कमजोर बना ही है मरने के लिए और ताकतवर का भोजन बनने के लिए। ठीक है? और रही बात, जो लोग जो कमजोर हैं वो कहते हैं ताकतवर वाला मुझे छोड़ क्यों नहीं देता, हम पे शोषण क्यों करता है। तो सवाल फिर आपसे भी है कि क्या अगर वो जो चिकन है, जो मुर्गा है, अगर उसका अपना पुलिस थाना होता, कोर्ट होता, वकील होता, तो जा करके थाने में वो अपने केस नहीं कर देती उसकी माँ कि मेरा बेटा को मार करके चिकन बिरयानी बना के खा गया है, मेरे बेटे को मार करके इन लोग चिकन लॉलीपॉप खाया है। बोलता कि नहीं बोलता? केस करता है या नहीं करता? करता कि नहीं करता? बोलिए तो सही। हाँ, लेकिन वो ताकतवर नहीं है, कमजोर है, तो उसको मार के खा रहे हैं ना आप, शोषण कर रहे हैं ना उसका। क्या उसको दर्द नहीं होता है? जैसे आपको होता है वैसे ही उसको भी होता है। तो जिस तरीके से आप ताकतवर हैं और अपने से कमजोर जीवों को मार करके खा रहे हैं, उसी तरीके से जो आपसे ज्यादा ताकतवर है वो आपका शोषण करता है। यही तो प्रकृति का नियम है, यही प्रकृति का नियम है। जैसे आप कमजोर का शोषण कर रहे हो, वैसे ही जो आप ताकतवर इसीलिए मुर्गी को मार दे रहे हो, आप ताकतवर हो इसीलिए आप खस्सी को मार देते हो। उसी तरीके से जो आपसे ज्यादा ताकतवर है वो आपका शोषण करता है, आप अपने से नीचे वाले का शोषण कर रहे हो। तो ताकतवर हमेशा से ही कमजोर का शोषण करता है। ताकतवर हमेशा ही कमजोर का शोषण करता है, करता था, करता रहेगा। अगर आप अपना शोषण नहीं करवाना चाहते हो तो अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति चाहता है अनुशासित होना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता। एक चोर को भी अगर कोई बुला करके लाए तो उससे पूछा जाए तो वो भी कहता है कि चोरी करना गलत है, लेकिन कहता है क्या करें, कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, कंट्रोल नहीं है, अनुशासित नहीं रह पाते हैं। अगर बच्चों से भी पूछा जाए तो वो कहते हैं हम डॉक्टर IAS IPS बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, 10 घंटा बैठकर पढ़ाई नहीं कर पाते, अनुशासन पालन नहीं कर पाते हैं। संकल्प लेते हैं कि 10 घंटा लगातार बैठेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन टूट जाता है। तो जाकर के यहाँ पे बुद्ध का चौथा सिद्धांत काम करता है। बुद्ध कहते हैं कि कोई व्यक्ति अनुशासित और संकल्पित होना चाहता है और वो नहीं हो पा रहा है, मतलब उसने उद्देश्य बनाया है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो अनुशासित नहीं है, संकल्पित नहीं है, तो उसको अनुशासित और संकल्पित बनाने का एकमात्र तरीका जो मैं मार्ग बता रहा हूं, और वो है सम्यक ध्यान।
और उस ध्यान का नाम है आनापानसति योग ध्यान। ये आनापानसति योग ध्यान हम जितना ज्यादा करते हैं उतना ही ज्यादा हम अनुशासित और संकल्पित होते चले जाते हैं, और जितना ज्यादा हम अनुशासित और संकल्पित होंगे उतना ही ज्यादा हम अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य के प्रति सफल होते हुए चले जाएंगे। तो आप लोग अब मुझे 10 मिनट देंगे उस ध्यान को करने के लिए। अब खत्म, देशना समाप्त। अब 10 मिनट